नमस्कार साथियों, आज हम एक नया टॉपिक राष्ट्रपति पढ़ने जा रहे हैं। पिछले 6-7 टॉपिक हमने जो करवा दिए हैं, आज एक नया टॉपिक है। तो चलते अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट या फिर फोर्थ ऑप्शन हो गया मूल कर्तव्य। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। शब्दों की दृष्टि से सबसे छोटा अनुच्छेद है 52। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की जो पद है ना, उसके लिए योग्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 58। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 58, जिसमें राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता का उल्लेख है। चलते अगले प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 58। तो निर्वाचन मंडल का उल्लेख हो जाएगा अनुच्छेद 54। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इसके गलत आंसर है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पहले और एकमात्र एंग्लो इंडियन कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में मत दिया था, मतलब वोट जो अपना दिया था? एंग्लो भारतीय, तो डेरेक ओब्रायन, वीवी गिरी, राहुल गांधी या फूलचरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डेरेक ओब्रायन, जो पहले आंग्ल भारतीय हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में मत दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली से होता है? अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55, जिसमें एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आएगा, इसकी जगह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु प्रस्तावक और अनुमोदक का अनुपात निम्न में से कौन सा है? 50-55, 50-52, 52-52 या 50-50। तो उम्मीदवार हेतु 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका सही आंसर है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पद हेतु 1975 में जमानत राशि कितनी थी? देखो, 1952 से पहले जो चुनाव थे उनमें 0 रुपये थी। 1974 के बाद में हो गई थी 2500 रुपये। फिर 1997 मतलब 1997 में हो गई थी 15,000। तो 75 में हो जाएगी 2500 रुपये। तो इसका ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देश के पहले और एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो द्वितीय वरीयता के आधार पर चुनाव जीते थे? देखो, 1969 में वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के बीच में चुनाव संपन्न हुए थे। पहली गणना में किसी भी उम्मीदवार को निश्चित कोटा नहीं प्राप्त हुआ, तो वीवी गिरी ही देश के पहले और एकमात्र राष्ट्रपति है जो द्वितीय वरीयता के आधार पर चुनाव जीते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी उस चुनाव में हार गए थे। वर्ष 2025 में जनसंख्या का आधार वर्ष कौन सा होगा? मतलब 2025 में जनसंख्या का आधार वर्ष कौन सा होगा? 2025, 2024, 1971, 1973। तो 1971 इसका आधार वर्ष हो जाएगा, जो कि 2026 तक जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 ही रहेगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा? उपराष्ट्रपति करेंगे, मुख्य न्यायाधीश ये भी करेंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश ये भी करेंगे, चुनाव आयोग, हाँ ये चुनाव आयोग इसका गलत आंसर है, जो कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। बाकी ऊपर वाले तीनों ऑप्शन इसके सही आंसर है। तो ऑप्शन 4 जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा।
किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करता है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 72 सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 54 थर्ड ऑप्शन और अनुच्छेद 71 जो कि अनुच्छेद फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कोई शिकायत या तो उम्मीदवार करे या 20 निर्वाचक कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी शिकायत परिणाम घोषित होने के कितने दिनों के भीतर करनी होती है? मतलब चुनाव से संबंधित शिकायत परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर करनी होती है। तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 30 डे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति स्वयं, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग या उपराष्ट्रपति? चुनाव आयोग ही चुनाव के संदर्भ में, राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में अधिसूचना जारी करता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव करवाना चुनाव आयोग का कार्य है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 323। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप बताओ। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव करवाना चुनाव आयोग का कार्य है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 323। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ कमेंट्स में। चलते अपने अगले प्रश्न। अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग या मुख्य न्यायाधीश? कौन शपथ दिलाता है, जल्दी बताओ देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश उन्हें शपथ और प्रतिज्ञा दिलाते। नीलम संजीव रेड्डी ने राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली? 24 जुलाई 1977, 25 जुलाई 1977, 24 जुलाई 1979 और फिर 25 जुलाई 1979। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1977। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। इजी है राष्ट्रपति टॉपिक, तो ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है? देखो कितनी भी बार हो सकता है राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित। तो 2, 3, 4 ये तो गलत है। एंड ये क्या बनाया इसने, 1, 2, 3, 4, हाँ कितनी भी बार हो सकता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले तीनों पर्सन इसके ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 62 के अनुसार निर्धारित कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर नए चुनाव 6 महीने में करवाने होते हैं। यह चुनाव कितने वर्षों के लिए होते हैं? देखो निर्धारित कार्यकाल से पूर्व पद रिक्त हो जाने पर नए चुनाव 6 माह में करवाने होते हैं तथा ये चुनाव हमेशा पूरे 5 वर्षों के लिए होते हैं, जो कि अनुच्छेद 62 के अनुसार। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को केवल महाभियोग से हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 56 के अनुसार इस बात 56 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति को केवल महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग शब्द का प्रयोग हुआ है। देखो, संविधान का उल्लंघन के आरोप में ही महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसे नहीं कि हाँ आप जब मन चाहे तब ले आओ। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61, जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला प्रश्न है हमारा, इन प्रश्नों के उत्तर देने के बाद इसी GPHD के द लार्जेस्ट स्टडी नेटवर्क के नाम से इंस्टाग्राम ID, वहाँ पे ये सभी क्वेश्चन डाले हुए हैं। वहाँ पे जाके आप इन सभी के प्रश्नों के उत्तर देना, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी बेटर हो सकती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद के किसी भी सदन के द्वारा अपनी कुल सदस्य के कितने सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है? मतलब प्रस्ताव लाना है तो आपको कितने सदस्यों होनी चाहिए? तो 1/4 सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाता है और 2/3 सदस्यों बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, तब प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। या गया, जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया वह सदन यदि अपनी कुल सदस्य संख्या का कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/3, ऑप्शन 4। ऑप्शन थर्ड तो हो गया 1/2 प्रस्ताव लाना है तो प्रस्ताव पारित करना है तो 2/3 दूसरी सदन में जाना है तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख पद को संविधान के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 361। तो अनुच्छेद 361 के अनुसार जो विशेषाधिकार है कि इसको संरक्षण प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। ध्यान रखना, महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 53। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि केंद्र के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 77 में यह उल्लेखित है कि केंद्र के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इसके गलत आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ताकि आपको जल्द से जल्द जो भी हमारी अगली वीडियो होगी आपको प्राप्त हो सके। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है तथा उन्हें शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं और उन्हें शपथ दिलाते हैं, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 75। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्यों के बंटवारे के संदर्भ में कार्य आवंटन के नियम बनाते हैं? अनुच्छेद 77 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन के संदर्भ में कार्य आवंटन के नियम बनाते हैं कार्यों के बंटवारे के संदर्भ में।
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? अनुच्छेद 78 के अनुसार। तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 78 इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी विषय पर मंत्रिपरिषद में विचार विमर्श के लिए भी कर सकते हैं। विधि के संदर्भ में कोई जानकारी भी ले सकते हैं। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं करते। महान्यायाधीश, महान्यायवादी है ना, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं मंत्रिपरिषद की सिफारिश सलाह पर, जो कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर रहते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लिया करो, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। बाकी और कहीं पे इधर उधर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है ये। अगला प्रश्न हमारा, सभी मंत्री किसे संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए सभी मंत्री अपना इस्तीफा देते हैं। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों शामिल होते हैं? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78 और अनुच्छेद 79। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79 में यह उल्लेखित है कि संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों शामिल होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाते हैं और सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 89। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाते हैं, आहूत करते हैं और सत्र के समाप्ति, सत्रावसान की घोषणा करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजने का अधिकार तथा वहां अभिभाषण दे सकते हैं? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 89। तो ऑप्शन सेकंड अनुच्छेद 86 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इसके गलत आंसर है। संदेश भेजने और अभिभाषण भी वहाँ पे दे सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति लोकसभा चुनाव के ठीक पश्चात वाली होने वाली बैठक, जो पहली बैठक होती है ना राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पश्चात, और वर्ष की पहली बैठक को अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे, यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 87 में। लोकसभा चुनाव के ठीक पश्चात होने वाली पहली बैठक को संबोधित करेंगे। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो अनुच्छेद 85 हो गया फर्स्ट ऑप्शन, अनुच्छेद 86 सेकंड ऑप्शन, अनुच्छेद 80 थर्ड ऑप्शन और अनुच्छेद 89 इसका हो गया फोर्थ ऑप्शन। तो अनुच्छेद 80 के अनुसार 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति अथवा उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा शपथ दिलाई जाती है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 99। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 99 के अनुसार शपथ दिलाई जाती है। प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधि का मतलब होता है उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? मतलब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126 के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अध्यादेश की अधिकतम अवधि अगले सत्र के प्रारंभ होने से कितनी होती है? जल्दी बताओ, सबसे इजी क्वेश्चन आज का ये, जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी। 6 माह, 6 सप्ताह, 6 वर्ष और 5 माह। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि 123 अनुच्छेद के अनुसार कितनी होती है? जल्दी बताओ, 6 सप्ताह। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 126। तो 1 to 6 फोर्थ ऑप्शन इसका गलत आंसर है। थर्ड ऑप्शन इसका गलत आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। सेकंड ऑप्शन इसका गलत आंसर है। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को स्वीकृति देने की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 1 to 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को स्वीकृति की प्रक्रिया का उल्लेख है। देश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, वी गिरी और देवेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताओ कि आप कौन सा सही आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ज्ञानी जैल सिंह देश के एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। किस अनुच्छेद की प्रक्रिया से पारित विधेयक संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के निषेधाधिकार का उपयोग नहीं कर सकते? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 368 से पारित जो भी विधेयक है उस पर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के निषेधाधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति ऐसा किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? जल्दी बताओ आप। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 108। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रपति या अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 126। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को पूर्णतया माफ कर सकते हैं, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं, सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं या सजा को कम भी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को समाधान की जो पावर है वो प्राप्त है। किस अनुच्छेद के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध पूर्ण न्यायालय में अपील की जा सकती है? किस अनुच्छेद के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय जो भी लिया उसके विरुद्ध पूर्ण न्यायालय में अपील की जा सकती है? तो अनुच्छेद 72 इसका सही आंसर हो जाएगा।
जो भी राष्ट्रपति निर्णय लिया है ना, उनके विरुद्ध पुणे न्यायालय में अपील की जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। सलाह देना या नहीं देना सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है। सलाह मानना या नहीं मानना राष्ट्रपति पर निर्भर है। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पूर्ण विचार के लिए नहीं भेज सकते? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 72। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11 में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पूर्ण विचार के लिए नहीं भेज सकते। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 181, अनुच्छेद 72। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं तथा उनकी सिफारिश, जो वित्त आयोग है उसकी सिफारिश को संसद में भी रखवाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 53। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति ही भारत की ओर से युद्ध की घोषणा करते हैं। याद रखना, राष्ट्रपति भारत की ओर संधि और समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं। विदेशों में राजदूत व उच्चायुक्तों की नियुक्ति, विदेशी राजदूत से परिचय प्राप्त पत्र भी राष्ट्रपति करते हैं। ये कूटनीतिक शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, तो ध्यान रखना इन सबको। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने पर कितने महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है? अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संघ का यह दायित्व है कि सभी राज्यों को बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से रक्षा करे तथा संविधान की पालना को सुनिश्चित करे? यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 362 और अनुच्छेद 356। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 355, जिसमें उल्लेखित है ये। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, उनकी सूचना राज्यपाल या बिना राज्यपाल के राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, तो राज्य सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा? अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 356। तो ये अनुच्छेद 356 में उल्लेखित है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लग जाने पर कितने महीने के भीतर संसद से अनुमोदन लेना होता है? 2 महीने के भीतर, 1 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर या 8 महीने के भीतर? जल्दी बताओ इसका आंसर। राष्ट्रपति शासन लग जाने पर कितने महीने के भीतर संसद से अनुमोदन लेना होता है? तो 2 महीने के भीतर संसद से अनुमोदन लेना होता है। एक बार अनुमोदन मिल जाने पर राष्ट्रपति शासन 6 माह तक जारी रह सकता है। दिल्ली में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? दिल्ली में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? जल्दी बताओ। अनुच्छेद 239AB के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और पुडुचेरी में संघ शासित प्रदेश है, वहाँ पे 1963 के अधिनियम है ना, उसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, कभी लगाएंगे तो। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन निम्न में कहाँ पर लगाया गया? बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, पेप्सू या फिर केरल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब पेप्सू, जहाँ पे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा,
किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि यदि हमारे वित्तीय स्थायित्व को खतरा है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं? तो ऑप्शन 354 अनुच्छेद अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 360। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ देगा। वित्तीय स्थायित्व को खतरा है तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में कुल कार्यकाल कितना था? 15 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 12 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताओ। 12 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्लूटिक आ गया। क्वेश्चन बहुत ईजी है, राष्ट्रपति टॉपिक बस होने वाला ही है। अब अगला प्रश्न है हमारा, जल्दी, कि निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति है जो जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही भारत रत्न मिल चुका था? राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही जिन्हें भारत रत्न मिल चुका था, ऐसे कौन से राष्ट्रपति है? जल्दी बताओ, जल्दी। जिन्हें भारत रत्न मिल चुका था। एपीजे पद पर रहते हुए निधन हुआ था, वो थे जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही भारत रत्न मिल चुका था। पहले हाँ बता दिया ना मैंने तो इसका आंसर। और वी गिरी है, जो एकमात्र व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति तीनों के रूप में कार्य कर चुके हैं। द्वितीय वरीयता के आधार पर भी इन्होंने जीता था वो। वी गिरी इसका सही आंसर हो जाएगा, वी गिरी। व्यक्ति उपराष्ट्रपति जो मैंने आपको बता दिया है। एक पुस्तक है जिसको याद रखना, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, जो कि आर वेंकटरमन की है। शंकर दयाल शर्मा ने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था। के आर नारायण ने पहले राष्ट्रपति है जिन्होंने आम चुनाव में मत दिया था। तो टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है पूरा ही। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लो। और इसी नाम से इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे आपको ये सभी क्वेश्चन अपलोड है, तो इनका आंसर दो तो आपकी तैयारी आगामी परीक्षाओं के लिए अच्छी हो जाएगी। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।